हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मैं हूं दिनेश साहू और आज ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सोलर सिस्टम या फिर सौरमंडल। जो सोलर सिस्टम टॉपिक है अक्सर हमें यहाँ से एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते रहते हैं और काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो आज वन शॉट वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए सीधे बिना देरी किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में कंप्लीट जो पार्ट है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने इमेज लगा रखी है, तो यहाँ पर इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, ठीक है। सोलर सिस्टम बेसिकली, सोलर सिस्टम को यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको यदि समझाने की कोशिश करूँ तो सोलर मतलब जो सूर्य है ना, सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, हेड है, सौरमंडल का हेड है, प्रधान है। तो सूर्य और बाकी की जो भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, ठीक है, सन और बाकी की जितनी सेलेस्टियल बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी का मतलब क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में आपको 8 प्लैनेट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ एस्ट्रॉइड्स देखने को मिल जाते हैं, कॉमेट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स देखने को मिल जाते हैं, डॉर्फ प्लैनेट देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। तो सूर्य और जो अन्य सेलेस्टियल बॉडी हैं, इन सभी को साथ में हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम का हेड कौन है, तो कौन है, सूर्य है या फिर सन है, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आगे हम और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सोलर सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करने से पहले कुछ और पॉइंट मैं आपको डिस्कस कराना चाहूँगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम यूनिवर्स के बारे में समझेंगे, गैलेक्सीज के बारे में समझेंगे और फिर हम सोलर सिस्टम में आएंगे और उसको डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहले हम यूनिवर्स की बात कर लेते हैं कि आखिर यूनिवर्स क्या है। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हम यूनिवर्स को समझ लेते हैं कि आखिर यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड क्या है, ठीक है। देखिए, यूनिवर्स के अंतर्गत यदि आप देखोगे, एक हम यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी यूनिवर्स है, ओके। आप जस्ट एज्यूम कर लीजिए कि ये क्या है, यूनिवर्स है। अब इस हमारी यूनिवर्स में आपको याद रखना है मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ क्या है, गैलेक्सी है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये गैलेक्सी में इसलिए ऐसे बना रहा हूं कि गैलेक्सीज के जो शेप होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं ना। एलिप्टिकल शेप भी होता है, स्पाइरल शेप भी होता है, इनरेगुलर शेप भी होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये क्या है, हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स है, ठीक है, ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड के अंतर्गत जो ये मैंने कुछ यहां पर आपको सर्कल बना के बताए हैं, ये क्या है, ये गैलेक्सीज हैं। ये क्या है, गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी है। अब हमारे यूनिवर्स में जो गैलेक्सी की संख्या है वो बिलियंस में है ना। आप इसको इन्फिनाइट भी बोल सकते हो, है ना, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज भी बोल सकते हो, ट्रिलियंस का कुछ कुछ वैज्ञानिक लगभग 3 ट्रिलियन बताते हैं इसकी संख्या, ठीक है। तो बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सी के कॉम्बिनेशन से या फिर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से हमारा जो यूनिवर्स है ये फॉर्म हुआ है या फिर इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो हमारी यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है, तो आप बोल सकते हो बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं या फिर इन्फिनाइट गैलेक्सी हैं, ठीक है, कोई इसकी निश्चित संख्या नहीं है, ठीक है। अब इन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से हमने एक गैलेक्सी को निकाला है ना। मान लीजिए ये एक गैलेक्सी है, इसको हमने बाहर निकाला, ठीक है। इसको मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि गैलेक्सी का जो शेप होता है, 3 प्रकार की गैलेक्सीज होती हैं ना। देयर आर 3 टाइप ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। एक होती है स्पाइरल शेप की, इस प्रकार से, एक होती है इस प्रकार से एलिप्टिकल शेप में, और एक होती है अनियमित इनरेगुलर शेप में, ठीक है। तो 3 शेप होते हैं गैलेक्सीज के, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग शेप आपको बना करके दिखाए हैं। अब इसमें से हमने एक गैलेक्सी को बाहर निकाला, ओके। अब इस एक गैलेक्सी में आपको बिलियंस ऑफ स्टार देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, बिलियंस ऑफ स्टार, ठीक है। मतलब एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो इनफिनाइट स्टार देखने को मिलते हैं। आप कनेक्ट कर पा रहे हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो यूनिवर्स है ये इतना विशाल है, ठीक है, इसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें से यदि आप सिर्फ एक गैलेक्सी को निकालोगे तो हर एक गैलेक्सी में आपको मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार देखने को मिलेंगे, अनगिनत तारे देखने को मिलेंगे, ऐसा बोल सकते हो। और यूनिवर्स के केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारे यूनिवर्स में अनगिनत या फिर अरबों खरबों क्या हैं, गैलेक्सीज हैं, ठीक है। अब एक जो गैलेक्सीज हमने यहां पर निकाली, इसमें क्या है, अरबों क्या है, तारे हैं, बिलियंस ऑफ क्या है, स्टार्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं अरबों स्टार में से या फिर इन्हीं बिलियंस ऑफ स्टार में से एक स्टार है, एक स्टार निकाल लीजिए, हमारा सन। हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है।
तो ये सब बताने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि इससे आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो कितना विशाल है, और इस पूरे यूनिवर्स के कंपैरिजन में जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा तिनका भी नहीं है, है ना, एक छोटा सा कण भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको ये दिमाग में रखना है कि जो यूनिवर्स है ये बहुत सारी गैलेक्सीज से बना हुआ है। जो एक गैलेक्सी होती है वो बहुत सारे स्टार्स से बनी होती है, और हर एक स्टार का अपना एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, अन्य सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा जो यूनिवर्स है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो अभी तक की जो सबसे ऑथेंटिक थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, याद रखना है। यूनिवर्स के केस में बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी सबसे अभी तक की ऑथेंटिक थ्योरी है, जो कि जॉर्ज एव लेमेंटियर के द्वारा दी हुई थी। थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, कुछ जनरल सा इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर हम सोलर सिस्टम पर भी आएंगे। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी प्रपोज्ड बाय जॉर्ज एव लेमेंटियर, है ना, ये बेल्जियम से इनका संबंध था, बेल्जियम के ये खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने ही क्या दिया था, बिग बैंग थ्योरी दी थी। बिग बैंग थ्योरी बेसिकली क्या है, बिग बैंग थ्योरी ये बोलती है कि आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर एगो जितने भी आप अभी मैंने आपको पूरा बताया, जो हमारा यूनिवर्स बताया, गैलेक्सीज बताई, स्टार्स बताए, सेलेस्टियल बॉडीज बताई, है ना, तो ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं या फिर अन्य जो स्टार हैं या गैलेक्सी हैं, इन सभी की जो पूरी एनर्जी थी, है ना, वो एक छोटे से कण में एकत्रित थी, है ना। जितनी भी यूनिवर्स की वर्तमान में एनर्जी है ना, ये एक छोटे से कण में क्या थी, समाहित थी, और इसको ही क्या बोला गया था, सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी इसको बोला गया था। ठीक है, आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर एगो पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा एक छोटे से कण में समाहित थी, इसको ही सिंगुलैरिटी बोला गया। एक दिन अचानक से क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट क्यों हुआ, विस्फोट इसलिए हुआ क्योंकि जो एक कण था सिंगुलैरिटी, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, है ना, इसका तापमान बहुत ज्यादा था, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, बहुत चीजें क्या थी, कंप्रेस्ड थी। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, और तब से ही, जब इसमें विस्फोट हुआ तब से ही एनर्जी रिलीज हो रही है, और हमारा जो यूनिवर्स है इसका लगातार क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, लगातार हमारा जो यूनिवर्स है लगातार फैल रहा है, एक्सपांड कर रहा है। ठीक है, जो भी गैलेक्सीज हैं ये लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कभी हम यूनिवर्स के विषय में डिटेल में बाद में लेक्चर लाएंगे, अभी हमारा सोलर सिस्टम विषय है तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट मैंने आपको बताया कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में याद रखिएगा, जॉर्ज एव लेमेंटियर के बारे में याद रखिएगा, और ये बिग बैंग थ्योरी क्या है ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो George एव लेमेंटियर, the universe was involved by small singularity and then expanded over the next 13.8 billion year and still expanding। मतलब अभी भी जो हमारा यूनिवर्स है लगातार एक्सपांड कर रहा है, फैल रहा है। जो भी गैलेक्सीज हैं लगातार एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना है। अवर सोलर सिस्टम लाइज इन अ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सीज कॉल्ड मिल्की वे। ओके, अभी मैंने आपको बताया था, मैंने एक गैलेक्सी निकाली थी, है ना, यूनिवर्स में से। तो जैसे हमारा सोलर सिस्टम है ना, मैंने आपको बताया था हर एक गैलेक्सी में क्या होते हैं, स्टार होते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार से फॉर्म होती है एक गैलेक्सी। तो जैसे हमारा सोलर सिस्टम है वो भी किसी गैलेक्सी का पार्ट होगा। तो हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है, तो हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। मतलब हमारा सूर्य, हमारा सन जिस गैलेक्सी में स्थित है उस गैलेक्सी का नाम क्या है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, यहां पे देखिए, हाँ मैंने यहां पर बताया था ना, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से मिलकर के हमारा क्या बना है, यूनिवर्स बना है। इसमें से मान लीजिए हमने ये एक गैलेक्सी निकाली, ये हमने एक गैलेक्सी निकाली, और इस गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा क्या है, सूर्य स्थित है, ये हो गया हमारा सन। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारी जो गैलेक्सी है इसका नाम क्या है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको। द नियरेस्ट गैलेक्सी फ्रॉम अस अर्थ इज कॉल्ड एंड्रोमेडा। ठीक है, चलिए एक पॉइंट ये हो गया। अब ये क्या पॉइंट है, द नियरेस्ट गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ, या फिर हमारी जो गैलेक्सी है उसके सबसे पास स्थित गैलेक्सी कौन सी है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। मैंने आपको बोला कि हमारे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, ये हमारी गैलेक्सी है, तो हमारी गैलेक्सी की सबसे नजदीक स्थित गैलेक्सी कौन सी है। ओके, जैसे हमारे पड़ोसी रहते हैं ना हमारे घर में,
लाइन लाइन से घर होते हैं, तो कोई एक ऐसा घर होगा जो आपके घर के बिल्कुल नजदीक होगा, तो वो आपका सबसे नजदीकी पड़ोसी हुआ। उसी प्रकार से हमारी गैलेक्सी के पास सबसे नियरेस्ट स्थित गैलेक्सी कौन सी है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या है इसका नाम, इसका नाम है एंड्रोमेडा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है नियरेस्ट स्थित जो गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा है, और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे है, ठीक है। कभी हम कोई लेक्चर लाएंगे तो उसमें हम यूनिवर्स और गैलेक्सी के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि गैलेक्सी क्या है, तो ग्रुप ऑफ स्टार है ना। बहुत सारे स्टार्स से मिलकर के गैलेक्सी फॉर्म होती है, बहुत सारी गैलेक्सी से मिलकर के यूनिवर्स बनता है, और हर एक गैलेक्सी में जो स्टार होते हैं उसका एक अपना अलग सोलर सिस्टम होता है, या फिर उसका तारे का एक अपनी फैमिली होती है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। इन अवर सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स एंड मैनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने यूनिवर्स की बात की, फिर हमने गैलेक्सी की बात की, अब हम अपने स्टार में आ गए। जैसे कि मैंने यहाँ पर इमेज में आपको बताया था ना, सबसे पहले हम यूनिवर्स में थे, यूनिवर्स से हम गैलेक्सी में आए थे, ठीक है। गैलेक्सी में से हमने एक स्टार निकाला था, ठीक है। तो हमने एक सन हमारा स्टार निकाला, तो इस सन की अलग, इस सन का भी एक परिवार होता है। सन के परिवार में क्या होती है, बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे कि प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, उपग्रह होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट बौने ग्रह होते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो तारे का भी अपना एक परिवार होता है, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। इन अवर सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट एंड मैनी अदर सेलेस्टियल बॉडी, 8 तो प्लैनेट हैं, है ना, 8 प्लैनेट है। अभी मैं हर एक प्लैनेट को डिटेल में डिस्कस कराऊंगा। 8 प्लैनेट एंड मैनी अदर सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। ये क्या बात हो रही है, ये बात ये हो रही है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, ठीक है, 8 प्लैनेट हैं और बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है। तो ये 8 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अभी सब हम डिस्कस करेंगे नाम वगैरह, अभी इतना समझिए कि वो लाइन क्या बोलना चाह रही है। तो ये 8 प्लैनेट हैं, इसके अलावा बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स बेल्ट हैं, ठीक है, कॉमेट्स हैं, है ना, ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं, बौने ग्रह होते हैं, ठीक है, कॉमेट्स होते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, सूर्य, ये जैसे मान लीजिए सन है ना, ये सन है फॉर एग्जांपल, तो ये सन की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इस प्रकार से, है ना, एलिप्टिकल। और ये जो शेप है, ये जिस शेप में परिक्रमा कर रहे हैं इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं एलिप्टिकल शेप, ठीक है। तो जितनी भी ये सेलेस्टियल बॉडी हैं, ये सन के अराउंड एलिप्टिकल शेप में क्या करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। शेप कौन सा है, एलिप्टिकल है। अच्छा, सूर्य के ही चारों ओर चक्कर क्यों लगा रहे हैं, तो ये भी समझ लीजिए। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जितनी भी ये सेलेस्टियल बॉडी आप बता रहे हो, तो सूर्य के चारों ओर ही परिक्रमा क्यों कर रही हैं। तो देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में, है ना, 99.8% जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी है या फिर घनत्व है, वो किसका है, सन का है। इसके अलावा सबसे एक्सट्रीम या फिर सबसे ज्यादा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी किसके पास है, सन के पास है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये हेड है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। तो इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी है, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना ज्यादा है कि जितनी भी ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इनको ये आपस में बांध करके रखता है, ठीक है। और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ओके, ये सन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये कोई पिंड इसकी परिक्रमा कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है, घूम रहा है इसके चारों ओर। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है मान लीजिए, ठीक है। तो होता क्या है, सूर्य का क्या है, एक सूर्य का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सूर्य का अपना एक क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये अर्थ या फिर कोई और भी मान लीजिए सेलेस्टियल बॉडी है, उसका भी एक क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स और इस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स एक जगह होकर क्या होते हैं, एक संतुलन की अवस्था में आ जाते हैं, है ना। और यही रीजन है कि एक निश्चित पाथ में कोई भी प्लेनेट या फिर कोई अन्य प्लेनेट या कोई अन्य सेलेस्टियल बॉडी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। अब जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि हर एक सेलेस्टियल बॉडी एक निश्चित पाथ में सन की परिक्रमा करे। कुछ प्लेनेट होते हैं, जैसे कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी होती है, जैसे कि प्लेनेट, है ना, प्लेनेट जो होते हैं एक निश्चित फिक्स्ड ऑर्बिट में ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। कुछ सेलेस्टियल बॉडी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको अच्छे से समझ लीजिए, जैसे कि ये सन है, ओके, ये सन है। अब जैसे प्लेनेट है, यदि कोई प्लेनेट इस प्रकार से मान लीजिए अर्थ इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है सन के, है ना,
तो हमेशा इसी हिसाब से ही क्या करेगा, सन के चक्कर लगाएगा। कभी इसका ऑर्बिट ऐसा नहीं होगा, कभी इसका ऑर्बिट ऐसा नहीं होगा, हमेशा ये इसी पाथ को फॉलो करेगा। अब मान लीजिए कोई एस्ट्रॉइड है ना, तो हो सकता हो कभी वो यहां से चक्कर लगा रहा हो, कभी वो यहां से चक्कर लगा रहा हो, ठीक है। तो जो प्लैनेट्स होते हैं ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन की परिक्रमा करते हैं, सन के अराउंड ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडी का जो पाथ होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, तो ये बात भी याद रखिएगा। आगे हम और अभी डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहां पर लिखिए, 8 प्लैनेट एंड मैनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल शेप। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब क्या है, ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, एलिप्टिकल ऑर्बिट। द dwarf planet named Pluto was removed by the International Astronomical Union from the list of planet 2006। अब देखिए 2006 से पहले, ठीक है, 2006 से पहले यदि आप देखोगे तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट थे। कितने थे, 9 प्लैनेट हुआ करते थे, ठीक है, 9 प्लैनेट हुआ करते थे। लेकिन अभी कितने हैं, अभी 8 हैं। एट प्रेजेंट 8 प्लैनेट हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई, ओके, और प्लूटो को ग्रहों की जो श्रेणी थी उससे बाहर कर दिया गया। मतलब पहले 9 ग्रह थे, फिर इसको हटा दिया गया और वर्तमान में 8 ही प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो हुआ ये था कि अभी मैंने आपको बताया ना, प्लैनेट जो होते हैं, प्लैनेट जो ग्रह होते हैं, है ना, 2006 में, ठीक है, यदि किसी सेलेस्टियल बॉडी को हम प्लैनेट बोलेंगे तो उसकी कुछ डेफिनेशन डिसाइड की गई थी, ठीक है। 2006 में जो IAU की बैठक हुई थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई थी, उसमें किस सेलेस्टियल बॉडी को हम प्लैनेट बोलेंगे इसकी कुछ डेफिनेशंस डिसाइड की गई थी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को यदि प्लैनेट बोलेंगे तो उसका एक फिक्स्ड शेप होना चाहिए, है ना, एक फिक्स्ड शेप होना चाहिए, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल आकार होना चाहिए, ठीक है, एक फिक्स्ड शेप होना चाहिए। सूर्य के अराउंड जब वो परिक्रमा करेगा, सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट में यदि वो घूमेगा तो एक निश्चित फिक्स्ड पाथ होना चाहिए, ठीक है, एक फिक्स्ड पाथ होना चाहिए, ठीक है। उसका एक अपना गुरुत्वाकर्षण, एक फिक्स्ड, उसका क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, ठीक है। ये जरूर होना चाहिए कि किसी अन्य ग्रह की या फिर कोई और प्लैनेट यदि है तो उसकी वो ऑर्बिट को क्रॉस ना करे, है ना, किसी और प्लैनेट की ऑर्बिट को ना काटे। इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखिए, जैसे कि ये सन है, ठीक है, ये सन है, ओके, ये एक प्लैनेट सर के अराउंड अपने ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, ये ए प्लैनेट है मान लीजिए, और ये बी प्लैनेट है ना। तो ऐसा ना हो कि ये ए प्लैनेट के ऑर्बिट को क्रॉस करे, ठीक है। यदि ऐसा कुछ करेगा तो इसको हम ग्रह नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जो प्लूटो था, है ना, जो प्लूटो था वो यही करता था। प्लूटो ये है, देखिए, प्लूटो क्या करता था, नेपच्यून की जो ऑर्बिट है उसको काटता था। जैसे मान लीजिए ये नेपच्यून है, नेपच्यून परिक्रमा कर रहा है सन की, तो ये इसके ऑर्बिट को क्रॉस करता था। इसलिए 2006 में इसको प्लैनेट की कैटेगरी से एग्जिट कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 2006 से पहले 9 प्लैनेट थे, प्लूटो को 2006 में बाहर किया गया। और क्यों किया गया, क्योंकि ये नेपच्यून की जो ऑर्बिट था उसको काटता था। और ग्रहों की जो डेफिनेशन डिसाइड की गई उसमें एक डेफिनेशन ये भी थी, एक लाइन ये भी थी कि इनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए, किसी अन्य प्लैनेट की ऑर्बिट को ये ना क्रॉस करे, ना काटे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ओके, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था, मैंने यूनिवर्स के बारे में आपको समझाया, गैलेक्सीज के बारे में समझाया, सोलर सिस्टम के बारे में कुछ समझाया। आगे हम और भी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है सोलर सिस्टम की। द सोलर सिस्टम इज द सेलेस्टियल अरेंजमेंट in which various planet, dwarf planet, satellites, asteroids, comets and other celestial body revolve in their orbits due to the gravitational force of the sun। वही चीज है जो मैंने अभी आपको डिस्कस कराई। जो हमारा सोलर सिस्टम है ये बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी का एक अरेंजमेंट है ना, जिसमें क्या है, बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे ग्रह जो हैं, बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं, ठीक है, बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, मून्स हैं, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं। मतलब ये सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडी हैं और ये क्या करती हैं, सन के चारों ओर
क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो इस सभी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और इस अरेंजमेंट में जो सन है, ठीक है, जो सन है वो बिल्कुल बीच में है ना, जो सन है वो बीच में है, और सभी जो ये प्लैनेट्स वगैरह हैं ये सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है। और एक बात और याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो किसके पास है, सन के पास ही है। यदि किसी के पास स्वयं का प्रकाश है ना, हमारे सोलर सिस्टम में यदि किसी के पास स्वयं की लाइट है तो वो कौन है, सूर्य है या फिर सन है। सन एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है ना, या फिर इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, सन क्या है, एक स्टार है ना, एक स्टार है, हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है। और ये खुद की ऊर्जा, खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये एक प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन मिलकर के, दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर के एक हीलियम का एटम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने दो छोटे छोटे मिट्टी के क्या लिए, दो मिट्टी लेकर के उसको गोल गोल बना लिया, ठीक है, और उसको आपस में जोड़ दिया तो साइज बड़ा हो जाएगा, है ना, और उससे एक एनर्जी निकलेगी, ऐसा समझिए। तो दो हाइड्रोजन मिलकर के जब हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं तो इससे किसी भी स्टार को एनर्जी मिलती है, इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि किसी भी स्टार को जो एनर्जी प्राप्त होती है ना, या फिर जो लाइट प्रोड्यूस कर पाता है तो वो कैसे कर पाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते कर पाता है। इसी प्रकार से हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है, और इसको भी एनर्जी कैसे प्राप्त होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से ही होती है। ओके, आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, क्लियर है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम सोलर सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से ग्रह हैं, इनके नाम वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये सन है, ठीक है, जो कि क्या है, एक स्टार है। याद रखिएगा सन क्या है, एक स्टार है। मैंने आपको बताया था ना, हर एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, और उन्हीं मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार में से एक ओनली स्टार क्या है, एक मतलब जैसे हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है, बिलियंस ऑफ क्या होंगे, स्टार होंगे, और उन बिलियंस ऑफ स्टार में से एक सिंगल स्टार है हमारा सन। क्लियर है। तो सन क्या है, एक स्टार है, आपको याद रखना है, ठीक है, और ये खुद की ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। और बाकी के जो प्लैनेट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, नाइट में यदि आप देखोगे, है ना, नाइट में यदि आप आकाश की ओर देखोगे तो जो मून है ना, मून ये कैसा चमकता हुआ दिखाई देता है ना, चमकता हुआ दिखाई देता है, या फिर उसमें लाइट हमें दिखाई देती है। तो क्या ऐसा है कि मून खुद की लाइट को प्रोड्यूस करता है या उसके पास खुद की रोशनी है, ऐसा नहीं है ना। मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं है। इस पर क्या होता है, मून पर सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है और इसलिए वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में यदि कोई ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिसका खुद का प्रकाश है, खुद की लाइट है, खुद की एनर्जी है, तो वो एकमात्र सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है, सन है। ठीक है, बाकी यदि और भी कोई स्टार या फिर बाकी और भी कोई सेलेस्टियल बॉडी यदि आपको आकाश में चमकती हुई दिखाई दे रही है तो वो सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। ये बात आपको याद रखना है। किसी भी प्लैनेट का, किसी सेलेस्टियल बॉडी का खुद का प्रकाश नहीं होता, सिर्फ तारे का ही स्वयं का प्रकाश या फिर लाइट होती है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम थोड़ा सा प्लैनेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित प्लैनेट जो है इसको हम बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी। ठीक है, या फिर हिंदी में इसको हम बोलते हैं बुध ग्रह। ठीक है, ये सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, सबसे छोटा भी ग्रह है ना, स्मॉलेस्ट भी है, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, सबसे पास स्थित ग्रह है। याद रखिएगा, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मून नहीं है। सैटेलाइट क्या होता है, जैसे कि मून, चंद्रमा जिसको हम बोलते हैं, मून हमारी पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है, रात में चमकता हुआ दिखाई देता है ना। उपग्रह बोलते हैं। उपग्रह क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सन है, सन के चारों ओर चक्कर क्या लगाती है, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। इसी प्रकार से जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं उसको हम बोलते हैं मून, है ना। तो याद रखिएगा, मरकरी का कोई भी क्या है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मून नहीं है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है वीनस। क्या आता है, वीनस। इसको हम क्या बोलते हैं, वीनस, या फिर शुक्र इसको हम बोलते हैं। ठीक है,
अब शुक्र की यदि हम बात करेंगे तो यहां से एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वीनस से एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये आकार में, ठीक है, डेंसिटी में, मतलब हर एक दृष्टिकोण से पृथ्वी के लगभग समान ही है, ठीक है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है, पृथ्वी का भाग्नि ग्रह इसको कहा जाता है, अर्थ का भाग्नि ग्रह कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह। इसके अलावा हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा जो ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है या फिर ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज्यादा चमकीला यदि कोई ग्रह है तो वो कौन सा है? वीनस ही है, जो कि सेकंड नंबर का ग्रह है, और इसका भी कोई क्या है? सैटेलाइट नहीं है, इसका भी कोई मून नहीं है। तो याद रखिएगा, मरकरी और वीनस जो स्टार्टिंग के दोनों प्लैनेट है, इनका कोई भी क्या है? इनका कोई भी मून नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। अभी हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर हमारी अर्थ आ जाती है, ठीक है, फिर आ जाता है मार्स, ठीक है। तो ये चार जो छोटे छोटे आपको प्लैनेट दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर इनर प्लैनेट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है कि इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है, या फिर इनर प्लैनेट में नहीं आता। तो ये चार याद रखिएगा, इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आकार में, साइज में काफी ज्यादा स्मॉलेस्ट हैं, छोटे हैं, ठीक है, और पृथ्वी के समान लगभग दिखाई देते हैं, ठीक है, और सूर्य के पास स्थित है, इस कारण से इनको टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट बोला जाता है। यहां पर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा ग्रह दिखाई देगा, ये जुपिटर है, ठीक है, फिर उसके बाद सैटर्न आ जाता है, यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है। तो ये आखिरी के जो चार प्लैनेट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम जोवियन प्लैनेट या फिर आउटर प्लैनेट बोलते हैं। इनको हम जोवियन प्लैनेट या फिर आउटर प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आकार में बहुत ज्यादा लार्ज हैं, है ना, आकार में बहुत ज्यादा लार्ज है, बड़े हैं, सूर्य से, सन से डिस्टेंस में काफी दूर हैं, है ना, सूर्य से काफी दूर स्थित है, आकार में काफी ज्यादा बड़े होने के कारण इनको हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, आउटर प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये बाद के चार प्लैनेट हैं। तो ये टोटल 4 इनर और 4 आउटर, ये टोटल 8 प्लैनेट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जुपिटर और मार्स के बीच में आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट, है ना, हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। अब ये एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होते हैं? ये अलग अलग साइज के आकाशीय पिंड होते हैं, अलग अलग साइज की सेलेस्टियल बॉडी होती है, मतलब कोई आकार में छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोल है, कोई किसी का कोई निश्चित आकार ही नहीं है। तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जिनका ना तो कोई फिक्स्ड साइज है, ना कोई फिक्स्ड शेप है ना, और मार्स और जुपिटर के बीच में रह करके ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं ना, मार्स और जुपिटर के बीच में है और सन की परिक्रमा करते हैं, इनको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। अब ये लाखों की संख्या में है ना, मिलियंस ऑफ क्या है? सेलेस्टियल बॉडी हैं, ये मिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में रह करके सन के अराउंड परिक्रमा करते हैं, ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट इसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। कॉमेट्स भी होते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं? तो कॉमेट्स यदि आप देखोगे तो सूर्य से काफी दूर एक क्यूपर बेल्ट, जैसे ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, उसी प्रकार से सबसे लास्ट में यहाँ पर एक क्यूपर बेल्ट है, तो इसी क्यूपर बेल्ट में कॉमेट्स पाए जाते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? जब ये सूर्य के पास से निकलते हैं, सामान्यतः कॉमेट्स जो होते हैं ये गैसेस से बने हुए होते हैं, डस्ट पार्टिकल से बने हुए होते हैं। जब भी ये सूर्य के पास से निकलेंगे, है ना, तो सूर्य के प्रकाश के कारण इनकी जो गैस है वो चमकने लगती है ना, और इनकी एक प्रकार से पूंछ दिखाई देती है ना, इस प्रकार से देखिए, मतलब जब ये सूर्य के पास से निकलेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, इस प्रकार से इनमें जो गैसेज होती है वो चमकने लगती है और इस प्रकार से ये दिखाई देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कॉमेट्स, है ना। कुछ ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं, छोटे बौने ग्रह होते हैं, जैसे कि प्लूटो, है ना। प्लूटो को जब ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया, है ना, ग्रह से इसको एग्जिट किया गया, तो इसको ड्वार्फ प्लैनेट के अंतर्गत डाला गया, ठीक है। प्लूटो एक क्या है? प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। इसी प्रकार से मैकमैक हो गया, एरिस हो गया, ये सब क्या है? ये सब ड्वार्फ प्लैनेट हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये सभी ड्वार्फ प्लैनेट के अंतर्गत आने वाले सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। ओके, अब एक एक करके जितने भी प्लैनेट हैं इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज और होती है मीटोराइड या फिर मीटोराइड्स, इसको हम बोलते हैं मीटियोर या फिर मीटोराइड्स। देखिए, जो ये एस्टेरॉइड्स बेल्ट है ना, एस्टेरॉइड बेल्ट जो होता है, इसमें मैंने आपको बताया मिलियंस ऑफ क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडी होती हैं, पिंड होते हैं, जो कि चट्टानों से, रॉक्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, तो और इनका क्या होता है? इनका ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कम होता है, तो कई बार सूर्य अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते इनको अपने ओर आकर्षित करता है, और कुछ जो ये
एस्ट्रॉइड्स होते हैं सूर्य की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं इस प्रकार से, है ना। अब होता क्या है, अब बीच में मान लीजिए अर्थ आ गया, तो अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इनको अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। तो जैसे ही ये एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। वायुमंडलीय या फिर एटमॉस्फेयर में जो बहुत सारी गैसेज हैं उसमें फ्रैक्शन के चलते, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, ठीक है, जैसे कि देखिए जैसे कि ये सन था, ठीक है, ये सन है ना, यहां पर हमारी अर्थ है ना, और यहां पर ये बहुत सारे ये एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है। अब सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ये एक कोई एस्ट्रॉइड है, ये कहाँ जा रहा है, सूर्य के पास जा रहा है, क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल ने इसको अपनी ओर खींचा, ठीक है। अब बीच में आ गई अर्थ, तो अर्थ का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अर्थ ने इसको अपनी ओर खींच लिया। तो जैसे ही ये जो क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉइड है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा, तो गैसों के फ्रैक्शन के चलते इसमें क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी और ये जल जाएगा, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं मीटियोर या फिर मीटोराइट्स, ठीक है। कई बार आकार में बड़े होने के कारण ये हमारी पृथ्वी से भी टकराते हैं, ठीक है। जैसे कि आज से बिलियंस मतलब आज से जो मिलियंस ऑफ ईयर एगो यदि आप जाएंगे तो जो डायनासोर नामक एक प्रजाति थी जो समाप्त हुई है, तो इसी प्रकार से थिया नामक एक मीटियोराइट के टकराने से इनकी समाप्ति हुई थी। तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ओके। चलिए, तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अब एक एक करके जितने भी प्लैनेट्स वगैरह हैं इनको हम समझेंगे, उससे पहले कुछ गतियां होती हैं इनको भी हमें समझना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोटेशन होता है, ठीक है, घूर्णन इसको हम बोलते हैं। तो रोटेशन क्या होता है, देखिए हमारे सोलर सिस्टम में दो प्रकार की गतियां आपको देखने को मिलेगी, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। इसमें अक्सर जो एस्पिरेंट्स होते हैं ये काफी कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एक होता है स्वयं घूमना, जैसे कि ये पेन है ना, ये पेन है, ये ऐसे मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है, ये इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो इसको हम बोलेंगे रोटेशन, ओके, घूर्णन बोलेंगे। अब जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, इसको मैंने इस प्रकार से घुमाया, ठीक है, तो यह है रिवॉल्यूशन, परिभ्रमण, ठीक है। एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है, इसको यदि आपने पृथ्वी मान लिया, अर्थ मान लिया, तो यदि ये ऐसे घूम रही है, तो यदि एक बार घूमेगी, एक अपना पूरा चक्कर कवर करेगी, एक बार यदि ये पूरा घूम जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे एक रोटेशन पीरियड। और इससे क्या होता है, दिन रात होते हैं, मतलब लगभग 24 घंटे में अर्थ अपना एक पूरा एक्सिस कवर कर लेती है, और इससे दिन रात होते हैं, ठीक है। और जब सन के चारों ओर जब ये घूम रही है, तो इसको हम बोलते हैं परिभ्रमण या फिर रिवॉल्यूशन, और इससे एक वर्ष कंप्लीट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो रोटेशन क्या होता है, इसको हम घूर्णन बोलते हैं। रोटेशन रिफर्स टू द स्पिनिंग ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडीज ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर यदि कोई पिंड घूम रहा है, जैसे कि देखिए ये अर्थ है और स्वयं घूम रही है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अर्थ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रोटेशन, ठीक है। ये इससे क्या होता है, इससे एक दिन कंप्लीट होता है, मतलब दिन रात कंप्लीट होता है, 24 घंटे का लगभग समय इससे कंप्लीट होता है। किससे, रोटेशन से, ये आपको याद रखना है, ओके। द अर्थ रोटेशन कॉज डे एंड नाइट, है ना, इसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि इस रोटेशन के कॉज के कारण क्या होता है, तो डे और नाइट होता है। अर्थ टेक्स 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन ऑन एक्सिस। अपना पूरा अपने एक्सिस पर पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को कंप्लीट देखा जाए तो 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लगता है, लगभग 24 घंटे आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रिवॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो सन के चारों ओर जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी परिक्रमा कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही है, इसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो रिवॉल्यूशन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इन इट्स ऑर्बिट, है ना। ऑर्बिट क्या होता है, जैसे कि ये सन है, ठीक है, सन के चारों ओर ये यदि घूम रहे हैं तो इसको हम ऑर्बिट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक मैप है ना, ये सन है, ओके, ये सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से घूम रही है, तो इसका क्या हो गया, ये अर्थ का ऑर्बिट हो गया, ठीक है। हमेशा अर्थ इसी ऑर्बिट को फॉलो करके सन की परिक्रमा करेगी, रिवॉल्व करेगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये मून है, ये मून क्या है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, तो ये पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, इस प्रकार से अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, साथ ही साथ इनडायरेक्टली सन के चारों ओर भी रिवॉल्व करेगा, ओके। तो रिवॉल्यूशन रिफर टू द मूवमेंट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, है ना, किसी और ऑब्जेक्ट के चारों ओर
परिभ्रमण करना, रिवॉल्व करना, इसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईयर एंड सीजन, है ना। इससे क्या होता है, जब रिवॉल्यूशन करती है अर्थ तो इससे एक तो सीजन चेंज होते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ 23.5 टिल्ट है अपने एक्सिस पे, तो इससे सीजन चेंज होते हैं और ईयर कंप्लीट होता है। जब सन के चारों ओर अर्थ एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो इससे एक ईयर कंप्लीट होता है। ओके, अर्थ टेक्स 365 डेज 5 आवर एंड 48 मिनट्स टू कंप्लीट वन फुल रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, है ना। अर्थ को सन का एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट लगते हैं, है ना। अब ये जो बचा हुआ कुछ समय है, यही जुड़ के, यही 4 साल में जुड़ करके एक दिन, एक डे कंप्लीट हो जाता है ना। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो 365 दिन, ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट, ठीक है। ये पूरा मतलब आप देखोगे 366 दिन नहीं है, है ना। तो यही जो 5 घंटे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, लगभग 6 घंटे, ठीक है, लगभग 6 घंटे मान लीजिए। तो ये 6 घंटे 4 बार यदि जोड़ेंगे, 4 साल में 4 बार जोड़ेंगे तो 6 इंटू 4 करोगे, 6 इंटू यदि आप 4 करोगे तो ये लगभग 24 घंटे का समय होता है, मतलब एक डे। तो आप देखोगे हर 4 साल में जो फरवरी होती है ये 29 की होती है ना। एक दिन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये जो घंटे हैं 6 घंटे 4 साल में जुड़ के एक दिन कंप्लीट कर लेते हैं, और हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, और इसमें क्या होता है, फरवरी 29 की होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल याद रखना, रिवॉल्यूशन और रोटेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब कुछ प्लैनेट, जो प्लैनेट्स हैं ये कैसे रिवॉल्व करते हैं, कैसे रोटेट करते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, वीनस रोटेट्स द स्लोएस्ट टेकिंग 243 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन, है ना। जो वीनस है, शुक्र ग्रह जो है ना, इसका रोटेशन पीरियड क्या है, सबसे स्लो है। जैसे कि हमारी जो अर्थ है ना, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, ये अपना एक स्वयं का चक्कर लगाने में लगभग कितना टाइम लेती है, 24 घंटे, मतलब 24 घंटे का एक पूरा दिन रात में लाकर के 24 घंटे का दिन होता है एक पूरा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक दिन। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उससे हम पृथ्वी से कंपेयर करके बोलते हैं कि एक दिन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसी रोटेशन में जो वीनस प्लैनेट है इसको लगभग 243 अर्थ डे के बराबर लगता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, यदि आप वीनस पर रह रहे होते और पृथ्वी से कंपेयर करके यदि आप बोलते तो वहां पर 243 डेज लग जाते एक दिन कंप्लीट होने में, एक दिन और रात कंप्लीट होने में 243 डेज लग जाते। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सबसे स्लो, रोटेशन में सबसे स्लो कौन सा है, तो वीनस है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको 243 डेज लगते हैं। जुपिटर रोटेट्स द फास्टेस्ट, है ना, मतलब सबसे तेज किसकी गति है, सबसे स्लो तो वीनस है, सबसे फास्ट कौन सा है, तो जुपिटर सबसे फास्ट है, और इसको लगभग 9.9 आवर, लगभग 10 आवर का समय लगता है। मतलब वो अपना एक पूरा रोटेशन करने में, अपनी एक्सिस में एक पूरा रोटेट होने में लगभग 10 घंटे का समय लेता है। ओके, फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन की बात करें तो रिवॉल्यूशन की यदि आप बात करोगे तो जैसे कि सन है ना, तो सन से जो पूरे प्लैनेट हैं, है ना, जितने भी ये प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं, तो दूरी के क्रम में जितना आप दूर जाओगे तो उतना उस प्लैनेट को उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि मरकरी जो है इसको सबसे कम समय लगेगा, वीनस को मरकरी से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, क्यों, क्योंकि ये इससे दूर है। फिर अर्थ को और ज्यादा समय लगेगा, मार्स को और ज्यादा समय लगेगा, जुपिटर को और ज्यादा लगेगा, शनि को और ज्यादा समय लगेगा। तो जैसे जैसे सन से दूर जाते हैं प्लैनेट, मतलब जो जितने दूर का प्लैनेट है उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा रिवॉल्व करने में, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो याद रखना है कि मरकरी को मात्र 88 डेज लगते हैं, मतलब सन की एक परिक्रमा करने में, है ना, एक बार रिवॉल्व करने में सन के अराउंड इसको 88 डेज लगते हैं। मतलब आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि मरकरी में यदि आप रह रहे होते तो यहाँ पर जो आपका एक साल है वो 88 किसके बराबर होता है, 88 दिन के बराबर होता है ना, मतलब 88 दिन में आपका एक साल कंप्लीट हो जाता। और स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन किसका है, तो सबसे लास्ट में जो प्लैनेट होगा नेपच्यून, है ना, उसका ही होगा, क्योंकि वो सन से बहुत ज्यादा दूर है। उसको लगभग 168 या फिर 165 ईयर के आसपास लग जाता है सूर्य का एक पूरा रिवॉल्व करने में, ठीक है। तो ये कुछ जनरल सी डिटेल दिमाग में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, प्लैनेट्स रोटेटिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना। अब कुछ प्लैनेट हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या फिर ईस्ट टू वेस्ट, है ना। क्लॉकवाइज मतलब समझते हो, जैसे कि ये घड़ी है ना, यहाँ पर 12 होता है
है ना, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है, ठीक है। तो घड़ी का जो कांटा होता है वो कैसा चलता है, ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। ओके, तो जो कुछ प्लैनेट हैं जैसे कि क्लॉकवाइज जो रोटेट करते हैं, या फिर इसको आप बोलो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने वाले जो प्लैनेट हैं, वो 2 प्लैनेट हैं, आपको याद रखना है। इसमें कौन किस किस का नाम आता है, वीनस और यूरेनस। वीनस और यूरेनस 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनका रोटेशन कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट है या फिर क्लॉकवाइज है, ठीक है। बाकी जितने भी इन दोनों के अलावा जो बाकी बचे हुए 6 प्लैनेट हैं उनका रोटेशन कैसा है, उनका रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है। मतलब पृथ्वी का भी रोटेशन कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो याद रखना है सिर्फ वीनस वीनस और यूरेनस का क्या है, क्लॉकवाइज है, बाकी का क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसी प्रकार से रिवॉल्यूशन की यदि हम बात करें कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड किस प्रकार से रिवॉल्यूशन करते हैं या फिर घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो सभी एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ऐसे टर्म्स हैं, ऐसी चीजें हैं जहां से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, इंडिविजुअल अपनी एक्सिस पर किस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं। आई थिंक आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको बता ही दिया था कुछ अदर जो सेलेस्टियल बॉडी होती है, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो देखिए, दीज आर स्मॉल ऑब्जेक्ट रॉक मोस्टली, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। तो रॉक से बने हुए ये इनरेगुलर शेप के, इनरेगुलर साइज के क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में रह करके सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो नॉन एज स्मॉल प्लैनेट्स, इनको हम स्मॉल प्लैनेट भी बोलते हैं। कुछ यहाँ पर इनके नाम है जैसे कि साइकी हो गया, वेस्टा हो गया, है ना, साइकी हो गया। तो ये सब क्या है, कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं, इनके थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मीटियोर या फिर मीटियोराइट्स, ये क्या होते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था। इसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, टूटता हुआ तारा। अक्सर आपने देखा होगा हमारे इंडिया में ये कल्चर चलता है कि रात में हम जब आकाश में देखते हो तो एक तारा बहुत तेजी से निकलता हुआ दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा। तो याद रखिएगा वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक मीटोराइट है, ठीक है, एक क्षुद्र ग्रह है जो जल रहा है ना। मैंने आपको बताया था ना कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, और जैसे ही वो सेलेस्टियल बॉडी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तो उसमें क्या फ्रैक्शन के कारण, गैसेस के फ्रैक्शन के कारण उसमें आग लग जाती है और वो जल जाते हैं, ठीक है। तो ये मीटोराइट या फिर मीटोराइट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम एक एक करके जो सन को और अन्य प्लैनेट को भी थोड़ा सा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए, सन की यदि हम बात करें, द सन द पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें हेड कौन है, ठीक है, तो सूर्य है। इसकी स्वयं की क्या होती है, खुद की एनर्जी होती है, ये खुद एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इसकी एनर्जी का प्रमुख सोर्स है, जहां पर 2 हाइड्रोजन, ओके, 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर के एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं और इससे इसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये क्या है, पावर हाउस है। ओके, द सन इज द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम एंड एक्ट एज अ पावर हाउस प्रोवाइडिंग लाइट एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये इकलौता ऑब्जेक्ट है या फिर इकलौती सेलेस्टियल बॉडी है जो हमें ऊर्जा, एनर्जी प्रोवाइड करती है। इट इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन 73%, हीलियम 23%, along with थ्रेज एंड अदर एलिमेंट, है ना। मतलब इसमें हाइड्रोजन 73% है, हीलियम 23% है, और इससे ही क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और इससे ही क्या होता है, सूर्य को एनर्जी, सन को एनर्जी मिलती है। द सन होल्ड 99.8% ऑफ द टोटल मास, मतलब हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% जो मास है वो किसके पास है, सन के पास है। बाकी का 0.2% में सभी प्लैनेट या फिर सभी सेलेस्टियल बॉडी आती हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा सन है ये कितना विशाल है, कितना जाइंट है, ठीक है। इसका 99.8% जो हमारे सोलर सिस्टम का मास है वो किसके पास है, सन के पास है, आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा डिस्टेंस एंड टेम्परेचर की बात करें
तो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, अर्थ से कितनी दूरी पर ये अवस्थित है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, है ना, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। सन और अर्थ इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 150 मिलियन किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, या फिर इसको आप 15 करोड़ भी बोल सकते हो, 15 करोड़ भी बोल सकते हो। ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यही इसको ही एक यूनिट भी बनाया गया है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एक एयू। एक एयू, ये जो 15 करोड़ डिस्टेंस है इसको बोला जाता है एक एयू, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है, और ये एक एवरेज डिस्टेंस है ना, एक एवरेज डिस्टेंस है, आपको याद रखना। एवरेज डिस्टेंस क्यों है, देखिए जो अर्थ है या फिर कोई भी अन्य सेलेस्टियल बॉडी है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल शेप में क्या करती है, देखिए जैसे कि ये सन है, ओके, ये सन है, ओके, ये कोई प्लेनेट है, इस प्रकार से इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो कभी ये सन के पास होगा, कभी ये सन से दूर होगा, इसलिए हमेशा एवरेज डिस्टेंस ली जाती है ना। तो एवरेज डिस्टेंस कितने है, 15 करोड़ या फिर 150 मिलियन किलोमीटर है। सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, है ना। सूर्य की जो सरफेस का टेम्परेचर है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस इसकी सरफेस का टेम्परेचर है, याद रखिएगा। ठीक है, कोर टेम्परेचर, कोर इसका जो बिल्कुल बीच वाला पार्ट है, इसका जो सेंटर वाला पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं कोर या फिर क्रोड, उसका टेम्परेचर कितना है, तो उसका टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और जो ऊपरी परत है उसका कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है, फिर 6000 डिग्री सेल्सियस है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और सन की जो कोर है वो कैसी है, प्लाज्मा फॉर्म में है ना, प्लाज्मा फॉर्म में है, आपको याद रखना है। एनर्जी सोर्स क्या है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये मैंने आपको अच्छे से ऑलरेडी समझा दिया था। ठीक है, और फोटोस्फीयर किसको बोलते हैं, जो इसका जो हम सूर्य को देख पाते हैं तो उसका कौन सा पार्ट होता है, फोटोस्फीयर होता है। ठीक है, जो पार्ट हम सूर्य का आंखों से देखते हैं वो फोटोस्फीयर उसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। और इसका तापमान कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, सन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आगे हम देख लेते हैं मरकरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो मरकरी की बात करें तो मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो इट इज द नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन, सन के सबसे पास स्थित क्या है, प्लेनेट है। द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे छोटा भी है आकार में, साइज में सबसे छोटा है। द फास्टेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, मतलब सूर्य के चारों ओर जब ये परिक्रमा करता है, ठीक है, तो मात्र 88 डेज में, मात्र 88 डेज में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि सन के सबसे पास में स्थित है। ओके, कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड 88 डेज। ओके, द प्लेनेट विथ नो वाटर एंड गैस, यहां पर ना आपको पानी मिलेगा ना गैस देखने को मिलेगा, तापमान भी, टेम्परेचर भी काफी हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि सन के काफी है पास है। ठीक है, वीनस इज अनदर प्लेनेट दैट डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट, इसके कोई सैटेलाइट नहीं है, इसका कोई मून नहीं है। जैसे हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि मरकरी और वीनस का कोई भी क्या है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो इसका कोई सैटेलाइट भी नहीं है। अब एक पॉइंट यहां पर नोट डाल के लिखिएगा कि जैसे कि सन हो गया, है ना, सन के सबसे पास स्थित हो गया मरकरी, और फिर हो गया वीनस, है ना। अब आपके मन में आपको जनरल सी बात ये लगेगी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला प्लैनेट होगा मरकरी, है ना, ये, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला प्लैनेट है वीनस, मरकरी नहीं है। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों, है ना, क्योंकि एक अभी मैं यहां पर ही बता देता हूं, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा काफी ज्यादा है ना। CO2 जो होती है ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ग्रीन हाउस गैस होती है, और इस गैस की वीनस में काफी ज्यादा अधिकता है। इसके चलते हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला यदि कोई प्लेनेट है तो वो वीनस है, ना कि कौन है, मरकरी। ठीक है, तो ये नोट डाल के आपको लिखना है। अगला है वीनस। तो वीनस की बात करें तो याद रखना क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, हमारे अर्थ के सबसे पास में स्थित प्लेनेट कौन सा है, तो शुक्र है, याद रखना है ना, मार्स नहीं है, शुक्र है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वीनस बोलते हैं। वीनस इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस के टर्म में ये सबसे पास स्थित क्या है, प्लेनेट है। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट मतलब आप इसको आकाश में चमकता हुआ देख सकते हो। ठीक है,
और हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर CO2 CO2 गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये एक ग्रीन हाउस गैस इसको हम बोलते हैं, और जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को होल्ड करने की जो क्षमता है इसमें होती है ना। जो जैसे कि हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, है ना। ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन कॉज क्या है कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ रही है, CO2 ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ठीक है, फॉसिल फ्यूल के चलते, और भी बहुत सारे रीजन हैं। तो यदि किसी प्लेनेट में CO2 की मात्रा ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो वीनस जो प्लेनेट है इसमें CO2 की मात्रा काफी ज्यादा होने के कारण हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वीनस है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो वीनस अपीयर्स द ब्राइटेस्ट इन द नाइट स्काई एंड हैज द हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और यहां पर आप लिख सकते हो CO2 गैस, ओके। इसके अलावा अर्थ लाइक इन साइज एंड मास, है ना, साइज में, मास में ये लगभग पृथ्वी के समान है, अर्थ के लगभग सेम है। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? सिमिलर होने के कारण, ठीक है, मतलब लगभग पृथ्वी की बहन बोला जाता है इसको, है ना, पृथ्वी की बहन बोला जाता है, ट्विन सिस्टर बोला जाता है, पृथ्वी की भागनी बहन इसको कहा जाता है। प्रेशर कुकर लाइक सिचुएशन, ठीक है, प्रेशर कुकर लाइक सिचुएशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वही रीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण, है ना, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, इस कारण यहां पर प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन बन जाती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ओके। आगे डिस्कस करते हैं। और नो सैटेलाइट, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस हैज नो नेचुरल मून्स और सैटेलाइट। रोटेशन ग्रेटर देन रिवॉल्यूशन, है ना, इसका जो रोटेशन है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, 243 डेज में ये रोटेट करता है ना। तो इसका रोटेशन रिवॉल्यूशन से ज्यादा है। पृथ्वी से कंपेयर करके आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे कि हमारे यहाँ का एक दिन होता है और एक साल होता है, तो दिन बड़ा है, साल छोटा है। तो यदि आप शुक्र ग्रह में रहोगे तो ऐसा ही होगा कुछ, है ना, वहां पे दिन क्या होगा? दिन बड़ा होगा, साल छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक रोटेशन बहुत धीरे धीरे कर रहा है, जबकि रिवॉल्यूशन उसके कंपैरिजन में जल्दी कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। इवनिंग में इसको आप आकाश में चमकता हुआ देख सकते हो, इस कारण से इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ और द सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ, है ना, सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ और ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि साइज में, डेंसिटी में लगभग अर्थ के सेम है, इस कारण से इसको इस प्रकार से बोला जाता है, ओके। तो ये सारे पॉइंट आपको वीनस के लिए याद रखने हैं। चलिए अगला है अर्थ, ओके। अर्थ, तो अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसमें लाइफ है ना, जिसमें क्या है? लाइफ है ना, जीवन है, हम जी रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर यदि पढ़ा पा रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लाइफ है, ठीक है। एकमात्र ऐसा प्लेनेट है, द ओनली प्लेनेट टू सपोर्ट लाइफ विथ द प्लेजेंट एटमोस्फियर, ठीक है, नोन एज ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, चूंकि हमारे यहाँ पानी है, जल है, इसके कारण इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। इट हैज वन नेचुरल सैटेलाइट मून, है ना, हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है। अभी हमने जो 2 प्लेनेट पढ़े उनके कोई सैटेलाइट नहीं थे। हमारी अर्थ जो है इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसको हम क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं। अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है। देखिए सबसे बड़े यदि 4 प्लेनेट की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है जुपिटर, ठीक है, फिर आता है सैटर्न, है ना, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 सबसे बड़े हैं, ठीक है। और इसके बाद 5वें नंबर पर आती है हमारी अर्थ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू साइज यदि आप बात करोगे, आकार के अनुसार 5वां बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। रोटेशन टाइम, है ना, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड में ये क्या कर लेता है? रोटेट कर लेता है, ठीक है, जिससे एक कंप्लीट डे, एक मतलब जो 24 घंटे का समय है, मतलब एक पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है। अर्थ स्पिन ऑन एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट, है ना, एंटी क्लॉकवाइज या फिर वेस्ट टू ईस्ट क्या करता है? ये स्पिन करता है अपनी एक्सिस पर, ओके, कंप्लीटिंग वन फुल रोटेशन इन अबाउट 24 आवर कॉजिंग डे एंड नाइट, ना। इससे क्या होता है? डे एंड नाइट, जब एक रोटेशन पूरा होता है इससे एक दिन और रात कंप्लीट होती है, जिसको हम एक दिन बोलते हैं, लगभग 24 घंटे में ये होता है। रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये भी मैंने आपको बताया 365 डेज 5 आवर 48 मिनट में और 46 सेकेंड में ये क्या सूर्य के चारों ओर अपने एक रिवॉल्यूशन को, एक रिवॉल्व को पूरा करता है, जिससे क्या होता है? एक वर्ष, एक ईयर कंप्लीट होता है,
ठीक है, वो सब मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, ये वही चीज लिखी हुई है जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करा चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मार्स। मार्स भी क्या है, अर्थ के बाद मार्स आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रेड प्लैनेट। क्यों, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। साइंटिस्ट नेम्ड इट द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ आयरन रिच सॉइल, है ना, आयरन रिच सॉइल या फिर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। ओके, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मतलब सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी है। मरकरी के बाद सेकेंड जो नीचे से ऊपर, मतलब आप देखोगे तो मरकरी सबसे छोटा है, इसके बाद आता है मार्स, फिर इसके बाद आता है शुक्र और फिर आता है अर्थ, है ना। तो साइज के अनुसार भी आपको याद रखना कि सबसे छोटा कौन सा है, उससे थोड़ा सा बड़ा प्लेनेट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले मरकरी, फिर आता है मार्स, ठीक है, फिर आता है वीनस और फिर आती है हमारी अर्थ, और बाकी के वो चार तो बड़े हैं ही। ओके, इट हैज 2 नेचुरल मून्स, है ना। अब हमारी अर्थ का एक ही नेचुरल मून था, यहां पर 2 हैं, फोबोस और डीमोस। क्या नाम है, फोबोस और डीमोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा सकते हैं। फोबोस और डीमोस 2 नेचुरल सैटेलाइट है मार्स के। ठीक है, ओलंपस मून्स इज द लार्जेस्ट वॉल्केनो एंड द टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत, है ना, लार्जेस्ट वॉल्केनो, सबसे बड़ा वॉल्केनो ज्वालामुखी, और सबसे बड़ा माउंटेन्स जो है वो कौन सा है, ओलंपस मून से, याद रखिएगा, जो कि आपको मून पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ जनरल से पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसके सैटेलाइट से आ जाता है, इसको रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। अब हमारे इंडिया ने एक मोम मिशन भेजा था, एक मार्स के लिए मिशन भेजा था, जिसको हम मार्स ऑर्बिटल मिशन भी बोलते हैं। तो इसकी डेट याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं। तो 5 नवंबर 2030 को हमने इसको लॉन्च किया था, और 24 सितंबर 2014 को ये मार्स पर पहुंचा था, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉम, मार्स ऑर्बिटल मिशन। ओके, तो ये मार्स के बारे में कुछ डिटेल है। जुपिटर के बारे में देख लेते हैं। तो जुपिटर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लार्जेस्ट प्लैनेट है ना। इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, गैसेस जायंट भी बोलते हैं, गैसेस जायंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें गैसों की अधिकता है ना। जो ये बाद के आउटर 4 प्लैनेट मैंने आपको बताए थे ना, तो इसमें से जो जुपिटर है ना, जुपिटर और सैटर्न, ये जो 2 प्लैनेट हैं, इनको हम बोलते हैं गैसेस जायंट, गैस जायंट बोलते हैं, क्योंकि यहां पर गैसों की अधिकता है। हाइड्रोजन, हीलियम जैसी जो गैसेस हैं, इनकी काफी ज्यादा अधिकता होने के कारण को हम गैस जायंट भी बोलते हैं। ओके, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, कंप्लीटिंग 1 रोटेशन इन ओनली 9 आवर 55 मिनट, मतलब लगभग 10 घंटे में एक रोटेशन ये पूरा कर लेता है, और सबसे फास्ट रोटेशन वाला क्या है, ये ग्रह है। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। जुपिटर हैज अ टोटल 92 मून्स विथ द 12 न्यू मून्स डिस्कवर्ड बाय इन फरवरी 2022। ठीक है, जुपिटर के टोटल कितने, 92 मून्स हैं, है ना। और पिछले ही साल, मतलब 2023 फरवरी में, इसके लगभग 12 न्यू मून खोजे गए थे, है ना। पहले लगभग 80 के आसपास थे। लेकिन याद रखिएगा, हाईएस्ट मून वाला प्लैनेट कौन सा है, तो वो है सैटर्न, है ना। सैटर्न के लगभग 145 के आसपास सैटेलाइट है, 143 के आसपास सैटेलाइट है ना। ये सेकंड नंबर पर आता है, जिसके सबसे ज्यादा मून है। अब देखिए, जो जुपिटर और सैटर्न है, इनके बहुत अधिक मून है ना, और लगातार इसकी डिस्कवरी होती रहती है। तो इसको आपको थोड़ा सा अपडेट करके भी चलना पड़ेगा, क्योंकि 2023 में ही इसके 12 न्यू मून खोजे गए थे। गैनीमीड, जुपिटर्स लार्जेस्ट मून, इट इज ऑल्सो द बिगेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम एंड इवन लार्जर देन मरकरी। ओके, गैनीमीड जो है, ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है। ठीक है, जैसे कि लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, उसी प्रकार से लार्जेस्ट मून कौन सा है, तो गैनीमीड, जो कि क्या है, जुपिटर का एक मून है, एक सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है, ये भी दिमाग में रखिएगा। ओके, आगे बात कर लेते हैं। जुपिटर प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम मेकिंग गैस जायंट विथ एन एक्सिस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसको गैस जायंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों की अधिकता देखने को मिलती है। तो ये गैसीय दानव या फिर गैस जायंट भी इसको हम बोलते हैं। ड्यू टू हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, जुपिटर इज ऑल्सो रिफर्स टू अ मिनी सोलर सिस्टम। चूंकि इसके सैटेलाइट काफी ज्यादा हैं, आकार में काफी ज्यादा बड़ा है, इसमें गैसेस काफी ज्यादा हैं,
इसके चलते इसको मिनी सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, गैलीलियो डिस्कवर्ड जुपिटर एज सैटर्न इन 1610, है ना, 1610 या फिर 1610 के आसपास गैलीलियो ने जुपिटर और सैटर्न को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ओके, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा जुपिटर के लिए। तो आइयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो, ये सब क्या है, मून्स है ना, ये सब क्या है, मून्स है जुपिटर के, ये सभी मून्स हैं, आपको याद रखना है। ओके, तो आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी डिस्कस करा दी थी। ठीक है, चलिए हाँ ओके, आगे हम बात कर लेते हैं सैटर्न की। सैटर्न की यदि हम बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है आवर सोलर सिस्टम का, या फिर हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इट हैज अ टोटल 145 सैटेलाइट। ठीक है, वहां पर कितने थे, वहां पर 92 थे, यहां पर कितने हैं, 145 है। विद टाइटन बीइंग द लार्जेस्ट, अब वहां पर गैनीमीड सबसे बड़ा था, यहां पर टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन किसका सैटेलाइट है, तो ये सैटर्न का सैटेलाइट है और सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट है। ओके, 62 न्यू मून्स डिस्कवर्ड इन मई 23, मई 2023 में या फिर मई 2023 में इसकी 62 न्यू मून्स डिस्कवर किए गए थे। और इससे पहले जुपिटर सबसे ज्यादा मून्स वाला क्या था, प्लेनेट था, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो सैटर्न है ये सबसे ज्यादा मून वाला क्या है, प्लेनेट है। ओके, द ब्लू कलर अपीयर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया की ज्यादा मात्रा होने के कारण ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। सैटर्न इज द सराउंडेड बाय एन एन्यूलस ऑफ गैसेस, मतलब इसमें आप देखोगे तो सैटर्न के चारों ओर आपको इस प्रकार से गैसेस के रिंग देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, गैसों के रिंग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके अराउंड आपको रिंग्स देखने को मिलेंगे, तो सैटर्न है, आपको याद रखना है। ठीक है, सैटर्न कैन फ्लोट इनटू द वाटर बिकॉज ऑफ द लोअर डेंसिटी, है ना, मतलब आप देखोगे हमारे पूरे सोलर सिस्टम में तो सबसे कम डेंसिटी, सबसे लोएस्ट डेंसिटी वाला यदि कोई प्लेनेट है तो वो कौन सा है, सैटर्न है, जिसकी सबसे लोएस्ट डेंसिटी है। ठीक है, इतनी कम इसकी डेंसिटी है कि यदि आप इसको पानी में रख दोगे तो वो तैरने लगेगा। ठीक है, तो याद रखना है सबसे कम। अच्छा, हमारी अर्थ की डेंसिटी कितनी है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, या फिर पर सेंटीमीटर क्यूबिक इसका क्या है, डेंसिटी है हमारी अर्थ की। तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा, या फिर अर्थ जहां हमने समझा था वहां पर आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये सैटर्न के बारे में था। आगे हम बात कर लेते हैं यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, यूरेनस जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस ईस्ट टू वेस्ट, मैंने आपको बताया था, है ना, वीनस एंड यूरेनस ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने अक्ष पर ईस्ट टू वेस्ट या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, है ना। तो ये स्पेशली पॉइंट याद रखना। लाइक सैटर्न, यूरेनस ऑल्सो हैज अ रिंग अराउंड इट विथ अ टोटल 10 रिंग्स। ठीक है, जैसे सैटर्न के रिंग हैं उसी प्रकार से यूरेनस के भी 10 रिंग हमें देखने को मिलते हैं जो कि गैसेस से फॉर्म हुए हैं। द मेजर रिंग आर नेम्ड अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा यूरेनस का एक रिंग है, गैसेस से फॉर्म हुआ एक रिंग है। तो जैसे सैटर्न में रिंग देखने को मिलते हैं उसी प्रकार से यूरेनस में भी हमें रिंग देखने को मिलते हैं। ओके, इट हैज अ टोटल ऑफ 27 सैटेलाइट विथ टाइटेनिया बीइंग द लार्जेस्ट। ओके, टोटल 27 सैटेलाइट हमें देखने को मिलते हैं। तो टाइटेनिया किसका, टाइटेनिया यूरेनस का एक क्या है, सैटेलाइट है या फिर नेचुरल मून है। यूरेनस वॉज डिस्कवर्ड 1781 विलियम हर्सेल के द्वारा 1781 में इसकी खोज की गई थी, याद रखिएगा। यूरेनस इज हाईली टिल्टेड ऑन एक्सिस विच मेक्स इट अपीयर एज इफ इट इज लाइंग ऑन इट्स साइड। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो अपने एक्सिस पर सबसे ज्यादा टिल्ट है, मोस्ट टिल्टेड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो वो है यूरेनस, है ना। ये 90 डिग्री से ज्यादा टिल्टेड है, याद रखिएगा। इस कारण से इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह की वो सो रहा है। ठीक है, तो इसको टिल्टेड प्लैनेट भी कहा जाता है। ड्यू टू हिज यूनिक टिल्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिल्टेड प्लैनेट, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, तो ये यूरेनस हो गया।
तो कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, कहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून। तो नेपच्यून सबसे लास्ट प्लैनेट है और सूर्य की परिक्रमा करने में, सूर्य का रिवॉल्यूशन करने में सबसे ज़्यादा समय इसी को लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका कलर कैसा है, ब्लू है, तो मीथेन के कारण इसको हम ब्लू बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, इसके लगभग 14 सैटेलाइट हैं और ट्रिटोन इसका एक सैटेलाइट है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, जो लास्ट के दो ये प्लैनेट हैं यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, इनको हम आइस जाइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइस जाइंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखोगे चूंकि ये सूर्य से काफी ज्यादा दूर हैं, तो यहां पर आपको ठंडी गैसेस देखने को मिलेंगी, बर्फ की चट्टानें देखने को मिलेंगी, है ना, मीथेन टाइप की गैसें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इनको हम आइस जाइंट भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। ओके, आई थिंक आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का जो हमारा पूरा लेक्चर था इसमें हमने पूरे सोलर सिस्टम को समझा है, सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इसके अलावा हमने 8 प्लैनेट के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आई थिंक ये डिटेल आपको समझ में आई होगी। ऐसे हम आगे और भी वन शॉट वीडियो लगातार आगे लाते रहेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा और आगे आप कौन सा लेक्चर चाहते हैं, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऐसे ही और वन शॉट वीडियो के साथ हम मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।